सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू और की पॉइंट्स के साथ में, यानी क्वेश्चंस को हम डिटेल में उसके आंसर को देखने वाले हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद में रख ले और की पॉइंट्स को भी याद में रख लेना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हो अगर की पॉइंट्स याद में रहता है तो अब शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में स्थित है काशी विश्वनाथ का मंदिर। सो अब की पॉइंट को याद रखना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। वाराणसी कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर है। यह जो मंदिर है वो गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित है। यह काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है और सबसे पवित्र और प्रसिद्ध मंदिरों में से गिना जाता है। तो ये चारों पॉइंट को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो स्थित है गुजरात राज्य में। सोमनाथ मंदिर स्थित है गुजरात राज्य में। सो अब की पॉइंट को याद में रख लेना है कि सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल के पास स्थित है। यानी वेरावल के पास समुद्र तट पर स्थित है सोमनाथ मंदिर। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। यानी जो 12 ज्योतिर्लिंग है टोटल, उसमें से जब काउंटिंग करते हैं तो ये पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ मंदिर भगवान शिव का। अब यह जो है वो अरब सागर के किनारे स्थित है। सोमनाथ मंदिर जो है वो अरब सागर के किनारे स्थित है। अब ये तीनों पॉइंट को याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है मंगल ग्रह को। लाल ग्रह हम मंगल ग्रह को कहते हैं। सो अब की पॉइंट को याद में रख लेते हैं कि मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहते हैं। इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी लोहे का जंग के कारण इसकी जो रंग है वो लाल नारंगी दिखाई देती है। इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल ग्रह हम इसे कहते हैं, लाल दिखाई देता है मंगल ग्रह, इसलिए हम इसे लाल ग्रह कहते हैं। अब इसके दो छोटे चंद्रमा है, एक फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह के दो छोटे चंद्रमा है फोबोस और डिमोस। ये तीनों पॉइंट को याद में रख लेना है। की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला मानव कौन था। तो इसका सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव था। सो अब की पॉइंट को याद में रखते हैं कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला मानव नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। याद रखना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे पहला कदम रखने वाले। अब 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के कमांडर के रूप में उन्होंने चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। कब उतरे थे? 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के कमांडर के रूप में। अब उनके साथ बज एल्ड्रिन भी चंद्रमा पर उतरे थे, जो दूसरे व्यक्ति थे। बज एल्ड्रिन जो थे वो चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति थे। अब ये तीनों पॉइंट को याद में रख ले। नेक्स्ट, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 5 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये याद में रख लेना है, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो अब हम की पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी की याद में हम मनाते हैं। याद में रखना है, हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी की याद में हम 5 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब दुनिया भर में विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी याद रख लेना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि विश्व शिक्षक दिवस हम 5 अक्टूबर के दिन हर साल मनाते हैं।
तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। अब की पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं कि हीराकुंड बांध भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। कहाँ है? भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, यानी अर्थन डैम है, दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, जिसकी टोटल लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है। 25.8 किलोमीटर है इसकी टोटल लंबाई। अब हीराकुंड बांध का निर्माण 1957 में हुआ था। हीराकुंड बांध का की जो लंबाई है वो 25.8 किलोमीटर है और इसका जो निर्माण है वो 1957 में हुआ था। अब इसका जो उद्देश्य है वो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन है मेन इसका उद्देश्य बनाने का। सो ये चारों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आया हुआ है, तो की पॉइंट्स याद में रख लेते हैं। सबसे पहले इसका आंसर है 2017 में। भारत में जीएसटी जो है वो 2017 में लागू हुआ था। सो अब की पॉइंट को याद में रख लेना है। तो भारत में जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। अब जीएसटी को 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। ये भी याद रख लेना है कि जीएसटी को 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। अब है कि भारत के राष्ट्रपति ने 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय जीएसटी कानून को स्वीकृति दी थी। 12 अप्रैल 2017 को। अब संविधान का अनुच्छेद 279A जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। संविधान का जो अनुच्छेद 279A है वो जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। अब जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य था असम। याद रखना है, जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य था असम। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट को याद में रख लेना है। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान में रख लेना है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह को हम कहते हैं। सो की पॉइंट याद में रख लेना है कि शुक्र क्यों गर्म है। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है, सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। अब शुक्र का जो घना कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण है एक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है जो गर्मी को फंसा लेता है और इसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। तो शुक्र ग्रह का जो सौरमंडल है वो एक घना कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से बना हुआ है, जिस वजह से वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसके बावजूद कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और दूसरे नंबर पर आता है शुक्र। तो शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म है बुध ग्रह की तुलना में, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। अब है कि शुक्र की सतह का औसत तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर शीशा भी पिघल सकता है। तो ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 1 मई के दिन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम मनाते हैं 1 मई को। अब हम की पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेते हैं। 1 मई को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में हम मनाते हैं 1 मई के दिन। अब यूरोप में 14 जुलाई 1988 को पेरिस में सोशलिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1 मई को मजदूरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकता और एकजुटता का श्रमिक दिवस घोषित किया। 1 मई को पेरिस के सोशलिस्ट पार्टियों ने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 1 मई को मजदूरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकता और एकजुट का श्रमिक दिवस घोषित किया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में
रख लेना है। भारत में पहला मजदूर दिवस मनाया गया था 1923 में चेन्नई में। भारत में मजदूर दिवस मनाया गया था चेन्नई में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट को याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही जवाब है केरल राज्य का। कथकली जो है वो केरल राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। अब की पॉइंट्स पे बात करते हैं कि कथकली भारत के केरल राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य नटिका है। कथकली भारत के केरल राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसकी जड़ें केरल की प्राचीन और नाट्य परंपराओं में से एक है। यह 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ। याद रखना है, ये 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ था केरल में। अब यह महाभारत और रामायण जैसे पारंपरिक ग्रंथों पर आधारित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख लेना है कि कथकली जो है वो महाभारत और रामायण जैसे पौराणिक ग्रंथों पर आधारित होता है। तो ये तीनों पॉइंट को याद में रखें, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम राज्य से संबंधित है बिहू नृत्य का। अब हम की पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का एक प्रसिद्ध और स्वदेशी लोक नृत्य है। बिहू जो है वो असम राज्य का एक प्रसिद्ध और स्वदेशी लोक नृत्य है। यह असमिया लोगों की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। बिहू नृत्य जो है वो असमिया लोगों की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। बिहू जो है वो त्योहारों के दौरान किया जाता है, जो नए साल और फसल कटाई से जुड़ा हुआ है। बिहू कब किया जाता है? एक तो नए साल के दौरान या तो फिर फसल कटाई के दौरान यह नृत्य किया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है, यानी शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो सही जवाब है ओस्लो शहर में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। अब हम की पॉइंट्स को याद में रखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ पर? नॉर्वे, उसकी राजधानी है ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। जबकि बाकी चीज़ों का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन देश में दिया जाता है। अब यह ओस्लो सिटी हॉल में एक औपचारिक समारोह में प्रदान किया जाता है। ओस्लो सिटी हॉल में एक औपचारिक समारोह के दौरान यह प्रदान किया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। अभी ओस्लो में नोबेल शांति केंद्र भी है। ओस्लो में नोबेल शांति केंद्र भी स्थित है। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी इंसुलिन की कमी से होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मधुमेह की बीमारी। मधुमेह की जो बीमारी है वो इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है। अब हम की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि इंसुलिन की कमी से मुख्य रूप से डायबिटीज़ की बीमारी होती है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ की बीमारी होती है। शरीर या तो इंसुलिन बनाता नहीं या इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। याद में रखना है, जब खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हाइपरग्लाइसेमिया कहा जाता है। तो अब यह स्थिति लंबे समय में कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म दे सकती है। ये तीनों पॉइंट याद में रख लेना है। इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग होता है, और अगर शरीर में इंसुलिन नहीं बनाता है और अगर बनाता भी है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो फिर खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट याद में रख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमा का संबंध किस अंग से है? तो वो है फेफड़े से। दमा का जो संबंध है वो फेफड़े से है। अब की पॉइंट को याद में रख लेना है कि दमा यानी अस्थमा का मुख्य रूप से फेफड़े और उसके अंदर हवा ले जाने वाले वायुमार्ग को प्रभावित करने वाली बीमारी है। दमा जो है वो मुख्य रूप से फेफड़े और उसके अंदर ले जाने वाले जो वायुमार्ग है उसे प्रभावित करने वाली बीमारी है। दमा होने पर आपके फेफड़ों के अंदर हवा ले जाने वाली नलिका संवेदनशील हो जाती है और उसमें सूजन आ जाती है।
इन वायु मार्गों के आसपास मांसपेशियां कस जाती है और जिसमें नलियां और पतली हो जाती है। वायुमार्ग की परत में अतिरिक्त बलगम निकलता है जिससे हवा का अंदर बाहर जाना और भी कठिन हो जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है कुंचिकल जलप्रपात। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं कि कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यह कर्नाटक में शिमोगा जिले में वराही नदी द्वारा बनाया गया है। याद में रखने देना, कुंचिकल जलप्रपात कौन सी नदी द्वारा बनाया गया है? तो वो वराही नदी द्वारा बनाया गया है, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है, तो वो कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी द्वारा बनाया गया है। अब इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 455 मीटर है। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। अब यह भारत का सबसे ऊंचा सीढ़ीदार जलप्रपात है। यह भारत का सबसे ऊंचा सीढ़ीदार जलप्रपात है। अब एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात जो है वो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो ये सभी पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 7.4 का। मानव शरीर के सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 का। सो अब हम की पॉइंट से याद में रखते हैं कि मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच में होता है, जो कि एवरेज होता है 7.4 का। सो याद में रखना है। सो अब मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, तो उसका एवरेज जो बन रहा है 7.35 और 7.45 के बीच में, तो वह है 7.4 का। अब रक्त सामान्य रूप से थोड़ा क्षारीय यानी स्लाइटली अल्कलाइन होता है, क्योंकि 7 में जो है न्यूट्रल होता है, 7 के ऊपर अल्कलाइन होता है और 7 के नीचे होता है एसिडिक। तो 7 के ऊपर यानी 7.4 है, तो हल्का सा ये अल्कलाइन होता है टेस्ट में। तो ये तीनों पॉइंट को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हम हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल हम 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। सो अब हम की पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेते हैं। सो विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को हम मनाते हैं। विश्व जल दिवस 1993 से हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। अब कब से? तो 1993 से 22 मार्च को हर साल हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित करता है, यानी महत्व पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र जो है वो यह कार्यक्रम को मनाता है जो कि मीठे पानी को महत्व देने में केंद्रित है। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सो अब हम की पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का मतलब है कि सत्य की ही विजय होती है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सत्यमेव जयते को कब अपनाया गया? तो वो 26 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवगिरी लिपि में अंकित है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ के नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते, जो कि अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक है और यह है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। तो ये चारों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु का। भरतनाट्यम जो है वो
तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। की पॉइंट याद में रख लेना है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के दक्षिण राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम हमारे भारत देश का एक राष्ट्रीय नृत्य भी है। अब भरतनाट्यम मूल रूप से मंदिरों में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य है जो हिंदी पौराणिक कथाओं और भक्ति को व्यक्त करता है। वह भरतनाट्यम को पहले दसी अट्टम और सदिराट्टम के नाम से भी जाना जाता था। याद में रख लेना है, दसी अट्टम और सदिराट्टम, सदिराट्टम के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नाम से जाना जाता है, भरतनाट्यम को जाना जाता था। तो ये तीनों पॉइंट को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही जवाब है केरल राज्य का। कथकली जो है वो केरल राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लें। सो अब हम की पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो कथकली केरल राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में केरल में हुई थी। वह अपने विस्तृत मेकअप, रंगीन वेशभूषा और मुखौटा के लिए जाना जाता है। कथकली नृत्य जो है वो अपने विस्तृत मेकअप, रंगीन वेशभूषा और मुखौटों के लिए जाना जाता है। अब कथकली नृत्य में आमतौर पर भारतीय महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत से कहानियाँ प्रस्तुत की जाती है। तो ये चारों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, चारों पॉइंट को याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। सो अब हम की पॉइंट्स को अच्छी तरह याद में रख लेते हैं कि कुचिपुड़ी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में हुई। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी, इसलिए इसे कुचिपुड़ी नृत्य कहते हैं। अब यह रामायण, महाभारत और भगवत पुराण की कहानियों पर आधारित होता है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो रामायण, महाभारत और भगवत पुराण की कहानियों पर आधारित होता है। इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है और मृदगम, वायलिन, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अब ये तीनों पॉइंट को याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही जवाब है केरल राज्य का। मोहिनीअट्टम जो है वो केरल राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। सो अब हम की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम जो है वो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम का अर्थ है मोहिनी, एक पौराणिक मोहिनी अवतार, और अट्टम का मतलब है संयोजक, जिसका अर्थ है कि जादूगरनी का नृत्य, जादूगरनी का नृत्य। यह एक एकल नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है और पानी लास्य कोमल शैलियों के लिए जाना जाता है। अपनी लास्य यानी कोमल शैलियों के लिए भी यह नृत्य जाना जाता है, मोहिनीअट्टम। तो अब ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह है गुजरात राज्य का। गरबा जो है वो गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सो की पॉइंट को याद में रख लेते हैं कि गरबा मुख्य रूप से गुजरात राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। गरबा जो है वो मुख्य रूप से गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। गरबा नवरात्रि के 9 दिवसीय त्योहारों के दौरान किया जाता है। गरबा जो है वो 9 दिवसीय त्योहारों के दौरान किया जाता है। एक दीपक या देवी दुर्गा की छवि को केंद्र में रखकर नृत्य किया जाता है जो दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। तो ये तीनों को पॉइंट्स को याद में रख लेना है। तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकट वाला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। सो अब की पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है मर्क्यूरी। सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है मर्क्यूरी। इसका जो व्यास है लगभग 4879 किलोमीटर है। इसका जो व्यास है वो है 4879 किलोमीटर। बुध सूर्य की एक परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरी कर लेता है। सूर्य जो है वो
सूर्य की परिक्रमा बुध जो है वो 88 दिनों में पूरी कर लेता है। बुध का कोई प्राकृतिक चंद्रमा नहीं है, यानी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बुध ग्रह का कोई भी चंद्रमा यानी उसका उपग्रह नहीं है। हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ये दोनों पॉइंट याद में रख लेना है कि बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है। तो सूर्य से इसकी जो औसत दूरी है बुध ग्रह की, वो है 5.79 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से बुध की दूरी। सो ये पॉइंट्स याद में रख लेना है, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 37 डिग्री सेल्सियस का होता है। मानव शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान। सो अब इसे की पॉइंट से याद में रख लेते हैं। सो की पॉइंट कहता है कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों पॉइंट को याद में रखना है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। अब शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। शरीर का जो तापमान है वो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, और इसे मापने का जो यंत्र है उसे कहते हैं थर्मामीटर। शरीर का तापमान जो है वो थर्मामीटर से मापा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1951 से। पहला पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 में शुरू हुआ था। सो अब की पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1951 से शुरू हुआ था। अप्रैल 1951 से शुरू हुआ भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। अवधि क्या थी? तो अप्रैल 1951 से मार्च 1956। अप्रैल 1951 से मार्च 1956 थी पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि, यानी उसकी तारीख। अब इसे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में शुरू किया गया था। याद रखना है, पहला पंचवर्षीय जो है वो शुरू किया गया था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी से याद में से रख लेना है। सो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुल्डाना झील में। लोनार झील जो है वो बुल्डाना जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। तो अब की पॉइंट्स पे हम इसे बात करते हैं कि लोनार झील महाराष्ट्र राज्य के बुल्डाना जिले में स्थित है। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित है। यह उल्कापिंड के टकराने से बनी हुई क्रेटर झील है। क्रेटर यानी गड्ढा है, तो यह उल्कापिंड से टकराने से बनी हुई झील है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब लोनार झील खारे और क्षारीय पानी की झील है। लोनार झील जो है वो एक खारे और क्षारीय पानी की झील है। इसे रामसर साइट और राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। तो ये चारों पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? तो वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। सो अब हम की पॉइंट्स पे बात करते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन हम कहते हैं। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया था। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व किया था और भारत को एक परमाणु शक्ति बनाने में मदद की थी, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहते हैं। वह 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। उन्होंने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।
उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स को याद में रख लेना है। हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ ये भी मिल गई कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे 2002 से 2007 तक। तो सभी पॉइंट को याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है अमृतसर में। गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर में स्थित टेम्पल है। सो अब हम की पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं कि स्वर्ण मंदिर भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। इसे हरमिंदर साहिब और दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर को हम हरमिंदर साहिब और दरबार साहिब के नाम से भी जानते हैं। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र और प्रमुख तीर्थ स्थल है। जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, वो सिख धर्म से संबंधित टेम्पल है। यह एक पवित्र सरोवर यानी अमृत सरोवर के बीच में स्थित है। याद रखना है, गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर जो है वो एक अमृत सरोवर के बीच में स्थित है। स्वर्ण मंदिर 1604 ईस्वी में इसका मूल निर्माण पूरा हुआ। 1604 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। फिर 1809 से 1830 के बीच महाराजा रणजीत सिंह ने इसे सोने की परतों से सुसज्जित करवाया था, जिससे इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि महाराजा रणजीत सिंह ने इसमें सोने की परत से इसे सुसज्जित करवाया था, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा था। तो ये सभी पॉइंट याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य का। लावनी जो है वो महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। अब की पॉइंट्स पे बात करते हैं हम कि लावनी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावनी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से एक ताल वाद्य ढोलकी की थाप में किया जाता है। लावनी शब्द लावण्य शब्द से बना है जिसका अर्थ है सुंदरता। लावनी शब्द जो है वो लावण्य शब्द से बना है जिसका अर्थ है सुंदरता। यह मराठी लोकमंच तमाशा का भी एक अहम हिस्सा है। यह मराठी लोकमंच तमाशा का भी एक हिस्सा है। तो ये सभी पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वो है राजस्थान राज्य का। घूमर जो है वो राजस्थान राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सो अब की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना के लिए किया था। याद में रख लेना है कि घूमर जो नृत्य है, लोक नृत्य, उसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना के लिए किया था और बाद में बाकी राजस्थानी बिरादरियों ने इसे अपना लिया था। यह नाच मुख्यतः महिलाएं घूंघट लगाकर और एक घूमेदार पोशाक जिसे घाघरा कहते हैं यह करके वह करती है। तो ये तीनों पॉइंट याद में रख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम राज्य से। बिहू का जो संबंध है वो है असम राज्य से। अब हम की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का एक प्रसिद्ध और स्वदेशी लोक नृत्य है जो बिहू उत्सव से जुड़ा हुआ है। बिहू नृत्य जो है वो भारत के असम राज्य का एक प्रसिद्ध और स्वदेशी लोक नृत्य है जो बिहू उत्सव से जुड़ा है। यह असमिया लोगों की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। याद में रख लेना है, यह असमिया लोगों की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है बिहू नृत्य। अब बिहू त्योहारों के दौरान किया जाता है जो नए साल और फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है, जिसे बोहाल बिहू भी कहते हैं। इसमें ढोल, पेपा, भैंस में सींग से बना वाद्य और गगना जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग इसमें होता है। तो याद में रख लेना है, बिहू जो है वो असम राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य से। कालबेलिया नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। सो अब की पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं कि कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान राज्य से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान राज्य से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य थार रेगिस्तान की कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कालबेलिया जो नृत्य है वो थार रेगिस्तान की कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसे शामिल किया गया था। 2010 के यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से शामिल किया गया और इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। कालबेलिया नृत्य को सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउफ नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर का है। राउफ नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य का है। सो की पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि राउफ नृत्य मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राउफ जो है वो जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कश्मीर घाटी की महिलाओं द्वारा वसंत ऋतु, फसल की कटाई और ईद जैसे त्योहारों में किया जाता है। राउफ नृत्य जो है वो कश्मीर घाटी की महिलाओं द्वारा वसंत ऋतु, फसल की कटाई और ईद जैसे त्योहारों में किया जाता है। इसमें दो पंक्तियों में महिलाएं एक दूसरे के सामने खड़ी होकर सरल और लयबद्ध फुटवर्क यानी पैर की चाल से यह नृत्य को करती है। तो तीनों पॉइंट को याद में रख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। अब की पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। यह लगभग 6,650 किलोमीटर लंबी है। नील नदी जो है वो 6,650 किलोमीटर लंबी नदी है। यह उत्तर पूर्वी अफ्रीका में 11 देशों से होकर बहती है। यह उत्तर पूर्वी अफ्रीका में 11 देशों से होकर बहती है नील नदी। इस नदी का उद्गम विक्टोरिया झील माना जाता है। इस नदी का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील माना जाता है और यह भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी जो है वो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। तो ये सभी पॉइंट्स को याद में रख ले। नेक्स्ट है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? सो थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो की पॉइंट को याद में रख लेते हैं कि थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल जो है वो मुख्य रूप से भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह गुजरात, पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों के साथ साथ पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तक फैला हुआ है। याद में रख लेना है कि थार मरुस्थल यानी थार रेगिस्तान जो है वो गुजरात, पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों के साथ साथ भारत के पंजाब और सिंध प्रांतों तक भी फैला हुआ है। तो भारत में इसका लगभग 60% हिस्सा राजस्थान में है। भारत में इसका 60% जो हिस्सा है वो राजस्थान में है और इसे महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वो है टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध है टिहरी बांध। अब हम की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है और यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ये याद रखने वाली बात है कि जो टिहरी बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। अब इसकी जो ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है जबकि लंबाई है 575 मीटर। इसकी ऊंचाई है 260 मीटर और लंबाई है 575 मीटर। यह विद्युत उत्पादन, जल सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये चारों पॉइंट को याद में रख ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये की पॉइंट्स में और अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में विनाशकारी बाढ़ लाती है। याद रखना है, दामोदर नदी जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में एक विनाशकारी बाढ़ लाती थी और जिसे दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से निकलती है, जिसे छोटा नागपुर पठार कहते हैं, वो वहाँ से निकलती है झारखंड के लातेहार जिले से। अब दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बाद बाढ़ पर नियंत्रण के उपाय किए गए जिसकी स्थिति में सुधार हुआ है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई जिस वजह से दामोदर घाटी में जो बाढ़ आता था उसे
नियंत्रण किया गया, जिससे स्थिति में थोड़ी सुधार आई है। तो ये सभी पॉइंट्स को याद में रख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है एम्पियर। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है वो होती है एम्पियर में। सो अब की पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं। तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई इकाई है वो है एम्पियर। विद्युत धारा की यानी इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई इकाई होती है वो होती है एम्पियर में। अब इसे ए अक्षर से दर्शाया जाता है। एम्पियर को हम ए अक्षर से दर्शाते हैं। अब है यह 1 कूलम्ब आवेश के प्रति सेकंड प्रवाह के बराबर होती है। यह जो है वो एम्पियर जो है 1 कूलम्ब आवेश प्रति सेकंड प्रवाह के बराबर होती है। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये चारों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि छोलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड से संबंधित है छोलिया नृत्य का। उत्तराखंड है छोलिया नृत्य। अब की पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं कि छोलिया नृत्य भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक लोक नृत्य है। छोलिया नृत्य जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक लोक नृत्य है। यह एक तलवार नृत्य है जो तलवारों की लड़ाई का नाटकीय चित्रण करता है। यह एक तलवार नृत्य है जो तलवारों की लड़ाई का नाट्य चित्रण करता है। और छोलिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल और नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत में हुई है। छोलिया नृत्य की जो उत्पत्ति है वो भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल और नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत में हुई है। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करकट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु का। करकट्टम जो है वो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो करकट्टम तमिलनाडु राज्य का एक लोकप्रिय और प्राचीन लोक नृत्य है। करकट्टम का अर्थ होता है कारू यानी मिट्टी, कट्टम यानी घड़ा से बना, जिसका अर्थ होता है मिट्टी का घड़ा। तो यह मुख्य रूप से वर्षा देवी मरियम्मन को समर्पित है। किसे समर्पित है? तो वर्षा देवी मरियम्मन को समर्पित है यह नृत्य। अब ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाटक है? तो वह है कर्नाटक का। यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का नृत्य नाटक है। सो अब हम की पॉइंट्स पे बात करते हैं कि यक्षगान मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक और लोकप्रिय नृत्य नाटक है। यक्षगान जो है मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक और लोकप्रिय नाटक है। अब यक्षगान मुख्य रूप से महाभारत और रामायण की कथाओं को नृत्य, संगीत और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत करता है। दक्षिण की ओर दक्षिण कन्नड़ में तुलुनाडु क्षेत्र में कारसगोडम तक यक्षगान के रूप को नथिट्टू कहा जाता है, नकुठुक्कू कहा जाता है इसे। अब ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है झारखंड राज्य से। झूमर नृत्य जो है वो झारखंड राज्य से संबंधित है। अब की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि झूमर मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य आदिवासी समुदाय और सदान द्वारा किया जाता है, जो इंडो आर्यन जातीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इसमें जीवन शैली विश्वासों को दर्शाया जाता है। अब यह यानी झूमर छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में प्रचलित है और फसल के मौसम में जुड़ा है, जिससे लोग एक पंक्ति में हाथ पकड़कर गाते और नाचते हैं। छोटा नागपुर पठार जो कि है झारखंड में, वहाँ है फसल के मौसम में इससे जुड़ा हुआ है, जिससे लोग एक पंक्ति में हाथ जोड़कर गाते और नाचते हैं। तो ये तीनों पॉइंट को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पंथी नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है पंथी नृत्य का। तो अब की पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं कि पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। यह मुख्य रूप से वहाँ के सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। याद में रख लेना है कि पंथी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है पंथी नृत्य।
यह नृत्य धार्मिक त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है और गुरु घासीदास के अनुयायियों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने समानता और सामाजिक न्याय का संदेश दिया। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोल्लू कुनीथा किस राज्य का नृत्य है? तो वो है कर्नाटक राज्य का। डोल्लू कुनीथा जो है वो कर्नाटक राज्य का नृत्य है। सो अब हम की पॉइंट्स पे याद रखते हैं कि डोल्लू कुनीथा जो है वो कर्नाटक राज्य का एक लोकप्रिय और ऊर्जावान लोक नृत्य है। डोल्लू कुनीथा जो है वो कर्नाटक राज्य का एक लोकप्रिय और ऊर्जावान लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से भगवान शिव के एक रूप श्री वीरलिंगेश्वर की पूजा से जुड़ा हुआ है। श्री वीरलिंगेश्वर की पूजा से जुड़ा हुआ है डोल्लू कुनीथा नृत्य। यह नृत्य कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में कुरुबा गौड़ा समुदाय के अनुष्ठानों से उत्पन्न हुआ था। कुरुबा गौड़ा समुदाय के अनुष्ठानों से उत्पन्न हुआ था डोल्लू कुनीथा नृत्य। तो ये तीनों पॉइंट को याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुआ नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है सुआ नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ी राज्य है, यानी छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से संबंधित है। सुआ नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से संबंधित नृत्य है। अब यह दीपावली के दौरान महिलाओं द्वारा तोते के रूप में किया जाता है। अब इसमें नर्तक तोते की तरह झुकते और फड़फड़ाते हैं और सुआ गीत गाते हैं। नर्तक इसमें जो है वो झुकते और फड़फड़ाते हैं तोते की तरह और सुआ गीत गाते हैं जो भक्ति और प्रेम व्यक्त करते हैं। इसे तोता नृत्य या फाग नृत्य भी कहा जाता है। इसे तोता नृत्य और फाग नृत्य भी कहा जाता है। तो ये चारों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झिझिया नृत्य किस राज्य का है? तो वो है बिहार का। झिझिया नृत्य जो है वो बिहार राज्य का नृत्य है। सो अब हम की पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं कि झिझिया नृत्य भारत के बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य पारंपरिक रूप से दशहरा के त्योहारों के दौरान देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह नृत्य जो है वो पारंपरिक रूप से दशहरा के त्यौहार के दौरान देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है झिझिया नृत्य। इसमें सिर पर मिट्टी का घड़ा रखकर नृत्य किया जाता है जो बुरी शक्तियों से बचाव और देवी दुर्गा को समर्पित होता है। इसमें सिर पर मिट्टी का घड़ा रखकर किया जाता है जो बुरी शक्ति और बचाव और देवी दुर्गा को समर्पित है यह नृत्य। तो ये तीनों पॉइंट को याद में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाग नृत्य किस पर्व से जुड़ा हुआ है? तो फाग नृत्य जो है वो होली के त्यौहार से जुड़ा हुआ है फाग नृत्य। अब की पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं कि फाग नृत्य जो है वो मुख्य रूप से होली के त्योहारों से जुड़ा है जो फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। वसंत के आगमन, राधा कृष्ण के प्रेम और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है वसंत। अब ये महीने हिंदू पंचांग के फाल्गुन महीने में आता है। ये जो महीना है वो फाल्गुन के महीने में आता है जिसके कारण इस नृत्य का नाम फाग पड़ा। तो ये तीनों पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डुम्हाल नृत्य किस राज्य का है? तो डुम्हाल नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य का है डुम्हाल नृत्य। अब की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं कि डुम्हाल नृत्य मुख्य रूप से पश्चिम जम्मू और कश्मीर का एक पारंपरिक लोक नृत्य है डुम्हाल नृत्य। इसे वहाँ की वटाल जनजाति के पुरुष विशेष अवसरों पर करते हैं जिसमें वे लंबे रंगीन वस्त्र और ऊंची टोपी पहनते हैं। याद रखना है डुम्हाल नृत्य जो है वो वटाल जनजाति द्वारा किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद में रख लेना है। सो अब इस नृत्य को केवल पुरुष करते हैं। डुम्हाल नृत्य को केवल पुरुष करते हैं, वो भी वटाल जनजाति के पुरुष। सो अब ये तीनों पॉइंट्स को गाइज अच्छी तरह से याद में रख ले, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो कि इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू और डिटेल में देखा ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उत्तर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे, डिटेल में पढ़ते रहे।